ठीक है, अब भाई नोटबुक निकालो। कहाँ तक पहुंचे थे? क्वांटम कंप्लीट हो गया था, चलो ठीक है, क्वांटम कंप्लीट हो गया था। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ चलो, जो सर क्वांटम जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बटी, बेटे अपने जो चल रहे हैं जनरल केमिस्ट्री चल रहा है, उसमें जो है वो क्वांटम नंबर बेसिक चल रहा है, उसमें क्वांटम नंबर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। अब देखो सर, आज के लेक्चर में क्वांटम नंबर बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चारों के चारों क्वांटम नंबर जो है वो कल हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, उसके आगे जो बात चल रही है वो करेंगे, और तुम ले लेना, किसी से नोटबुक ले लेना और बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि सर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से सुनना, आज हम लोग जो है वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स होते हैं उनकी बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो बोर ने स्टडी किया था उसका क्या रोल होता है, और आप लोगों के जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनका क्या रोल होता है और उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। इन सब चीज़ों पर अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हेडिंग लगाओ, rules of electronic configuration. Rules of electronic configuration. रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनो, देखो सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जो रूल्स स्टडी करेंगे उसमें आप लोगों को पहले से पता है कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि सर मोस्टली जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं वो कौन से होते हैं। पहला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। ठीक है, सेकंड जो आता है वो कौन सा आता है आपका, आबो प्रिंसिपल बोल दो, या फिर तुम उसका एडवांस फॉर्म जो है वो n+l रूल बोल दो। एक्चुअल में आबो प्रिंसिपल का ही एडवांस फॉर्म कौन सा होता है, n+l रूल। ठीक है, दोनों के रिजल्ट जो है वो एक जैसे होते हैं, बट एक सिंप्लीफाइड है और एक थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी अपन बात करते हैं, लास्ट में कौन आता है आपका, हंस रूल आता है, जिसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, तो पहला हेडिंग लगा दो बच्चों, फर्स्ट हेडिंग लगा दो, पॉली, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ भाई, ये सुनना, देखो सर इनमें है ना जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि कौन सा रूल जो है, कौन सा रूल जो है वो किसके लिए अप्लाई होता है। मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन होता है कि ये सर ये वाला रूल जो है वो किसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर आपसे जो है वो इससे रिलेटेड बातें ही क्या करता है, जनरली पूछता है, या फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन देता है और पूछता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है। ये एकदम से बेसिक क्वेश्चन होते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इन पर और क्या अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो यहाँ से हम लोगों से डीजनरेसी या डीजनरेट की बात भी कर लेता है, लेकिन वो बात को क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के करता है। ठीक है, तो उन सब चीजों पर अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सुनना, देखो सर पॉली जो होता है वो पॉली हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपके पास क्या है सर, एक ऑर्बिटल है। ठीक है, और इस ऑर्बिटल में क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की इंफॉर्मेशन कौन देता है, पॉली देता है। पॉली सिंपल सी एक बात बोलता है कि सर कोई भी ऑर्बिटल ले लो और किसी भी एटम का ले लो, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, किसी भी एटम का जो तुम्हारा मन करे उसका कोई भी एक ऑर्बिटल जो है वो आप कंसीडर कर लो, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। बट दोनों का जो स्पिन है वो कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ये बात किसने बोली है, आपके पॉली ने। सिंपल है, एकदम से नॉर्मल बात है। अब बात ये आती है कि पॉली ने ऐसा इंफॉर्मेशन क्यों दिया। भाई यहाँ पे है ना, अपने माइंड में ये क्वेश्चन भी रेज हो सकता है कि सर ऑर्बिटल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि सर हम सेम स्पिन के भी तो ले सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सेम स्पिन के अगर इलेक्ट्रॉन ले लें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसने ऑपोजिट ही क्यों लिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया। सारे क्वांटम नंबर तो ये जरूरी थोड़ी है इक्वल हो जाने, तो क्या दिक्कत है। ये तो रूल का रिजल्ट है ना कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या कहते हैं, एक छोटी सी बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है और साथ में चार्ज्ड मूविंग पार्टिकल है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। करेक्ट है क्या, सिंपल बात है। अब एक चीज बताओ यार कि अपन क्या कह रहे हैं कि सर अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी,
मान लो कि मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हो गया। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अगर ये मोशन कर रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्लियर है, सिंपल है। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक को छोड़ो, अपन सिर्फ मैग्नेट की बात कर लेंगे तो ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये आपकी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, आ गया। चलो, आपने क्या किया, सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, हो गया। सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। सही बात है। अगर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐड हो जाएंगे, क्या ऐड होंगे। और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि बेटा ऐसे केस में आप लोगों का जो एटम है वो क्या करेगा, हाईली अनस्टेबिलिटी शो करेगा। बोला यार सेम स्पिन से अनस्टेबिलिटी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने बार मैग्नेट देखा है क्या सबने, अरे बार मैग्नेट देखा है क्या, बार मैग्नेट देखा है ना। चुंबक से खेले होंगे ना बचपन में यार, सब खेलते हैं। या तो मतलब वो स्पीकर तोड़ के निकाले होंगे या मार्केट से परचेज किए होंगे, सबने किया होता है ना। अपन क्या कहते हैं कि आप दो मैग्नेट ले लो, ठीक है। एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ एंड जो है वो आप कांटेक्ट में लेके आओ, क्या होता है, रिपल्शन होता है। अगर यहाँ पे रिपल्शन होएगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर आप लोग जो है ना दोनों को हाथ से पकड़ के क्लोज लेके आओ। अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो आपके हाथों में क्या होने लग जाता है, वाइब्रेशन। अगर मैग्नेट वीक भी है ना तो आप लोग क्या करो, उसको पास लेके आओगे, जितना क्लोज लेके आओगे ना आपको हल्का हल्का वाइब्रेशन फील होगा। और अगर उन दोनों को तुम कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर कनेक्ट करके रखना चाहोगे तो क्या आपको खुद को उसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्या, यस और नो। मतलब अगर तुम किसी सिस्टम में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक हो जाएगा तो वहां पर सिस्टम जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, यस और नो। सेकंड केस, अगर मैं स्पिन ऑपोजिट कर देता हूं, स्पिन ऑपोजिट हो गया तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ऑपोजिट। ऑपोजिट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनका कैंसल आउट। और मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगा तो सिस्टम जो है वो क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर लेगा। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर सारी चीजें कहां पर टिकी हुई हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर आप लोगों के मैग्नेटिक फील्ड पर टिकी हुई हैं। तो पहला जो मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है कि पॉली क्या बोलता है कि सर आप लोगों का एक ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। बट दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ये इसकी पहली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग है ना एकदम छोटे से छोटा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पोली वहां पे अप्लाई नहीं होगा। बात क्लियर है। तो हमें किसकी एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो आप लोगों ने क्या बोला कि सर आप हीलियम का एग्जांपल ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम क्या होता है, 1s2। क्या हीलियम पर आपके पॉली का जो रूल है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, यस सर। अगर पॉली का रूल अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब सुनना बच्चे, मैं अगर इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं 1s2 तो एक काम करते हैं, आप लोग इसको ना नेम दे दो। ये कौन है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये कौन है आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सही है क्या, हो गया। अपन क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोग है ना इनके लिए क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हो तो मेरे बच्चे ये तेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये तेरा कौन सा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। अपन क्या बोलेंगे कि सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो डिजिट है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या दोनों के लिए सेम है क्या, यस प्रिंसिपल सेम है। मेरे बच्चे में अगर मैं यहाँ पर एजिमुथल की बात करता हूं तो ये जो यहाँ पर सिंबॉलिक लिखा है ये क्या है आप लोगों का एजिमुथल। और एस के लिए एजिमुथल का वैल्यू कितना होता है, 0। अगर एल का वैल्यू 0 है तो बेटा ऑब्वियसली एम का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट है। बट मैं यहां पर जब स्पिन की बात करने आता हूं तो सर एक को अगर मैं +½ ले लूं तो सेकंड ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, -½ तो यहां से पॉली का जो कंक्लूजन निकलता है, पॉली का रूल तो यहीं पे, पॉली का प्रिंसिपल तो यही था। अब हम लोग उससे जो कंक्लूजन निकालते हैं वो क्या करते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर कोई भी एटम तुम कंसिडर कर लो जो तुम्हारे माइंड में है, कर लिया। उस एटम में क्या करो आप लोग जो है ना कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो जो आपका मन करे, एटम फिक्स कर लो। उस एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन तुम कंसिडर कर लो। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू क्या नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। ये बात हम लोगों ने इससे निकाली है। बात पहले पड़ गई। तो पॉली क्या कहता है, पॉली इतनी सी बात कहता है कि n ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। बात पहले पड़ गई। रीजन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंडीशन क्लियर है, तो चलिएगा लिखिएगा डेफिनेशन। सर टेस्ट कब होगा, बेटा मंडे को स्टार्ट किए हैं, अगले संडे को टेस्ट भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो लिखो सर छोटी सी बात लिखो, अकॉर्डिंग टू पॉली
है ना, इसको पाउली मत पढ़ना भाई, है ना, ये इंसानों के नेम है, पहले मैं बता दूं, है ना, ये इंसानों के नेम है। और तुम जानते हो कि सर यूरोपियन और जो यूएस वाले होते हैं उनके नेम बड़े अजीबोगरीब से होते हैं, है ना। तो ये आदमी का नाम है, ध्यान रखना, पोली। बात समझ गए ना, PAULI, पाउली नहीं है, पोली। चलो लिखो सर, अकॉर्डिंग टू पोली एन ऑर्बिटल कैन accommodates maximum 2 electrons with opposite spin. 2 electrons with opposite spin. 2 electrons with opposite spin. क्लियर है? ये छोटा सा एग्जांपल बना लो। तो पोली जो इंफॉर्मेशन देता है बेटा, वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की इंफॉर्मेशन देता है। भाटी साहब बनाओ भाई। क्या वो अभी तक नींद उड़ी नहीं है भाटी? सुन में कैसे तुम है? 9 बज रहे हैं यार। चलो, रात भर सोया नहीं गया है? सोया था, चलो हो गया। चलो अब देखो सर, जो स्टेटमेंट हमने निकाला है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्टार्ट करो, क्योंकि कोई भी महान आदमी कोई बात कहता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और आप लोग महान हो ही, आप जानते ही हो ना। तो लिखो सर, देखो, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, NO वाला नो है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम, in any atom cannot have same values, for all four quantum numbers। क्लियर है? पहला रूल एकदम से नॉमिनल, कोई दिक्कत नहीं है, इस रूल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर एक बात बताओ यार, कि आपसे कोई पूछ ले कि सर पोली का वॉइलेशन कैसे होगा, पोली का वॉइलेशन कैसे होगा, तो आप लोग क्या देखने जाओगे? एक ऑर्बिटल, बस एक ऑर्बिटल पकड़ लो। अगर एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका स्पिन सेम आ जाए तो पोली का वॉइलेशन है, बाकी कहीं भी पोली का वॉइलेशन नहीं होगा। बात क्लियर है? तो ऑर्बिटल पे कंसंट्रेट करना है, कब? जब वो तुमसे बात करता है किसकी? पोली की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। सेकंड जो रूल आता है वो कौन सा आता है? तो अपन बोलते हैं कि सर अफबोज प्रिंसिपल, अफबोज प्रिंसिपल, है ना। ये अफबो है, नोट अफबाउ, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी जानते हो ना तुम लोग? ये क्या है? एक जर्मन वर्ड है, ये आदमी नहीं है, ठीक है। अपन क्या मोस्ट ऑफ टाइम इसको आदमी समझते थे, है ना। पहली बार जब सुना था तो इसको मैं भी आदमी समझता था कि ये इंसान का नाम है, ठीक है। जर्मन वर्ड है। अब सुनना, इस जर्मन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा होता है, तुम सब जानते हो क्या होता है? बिल्डिंग। बिल्डिंग अप का मतलब क्या है कि भैया एक छोटी सी बात है कि आप लोग देखो कि कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है, ध्यान से सुनना, कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? सबसे पहले क्या बनाते हैं? फाउंडेशन। अरे नींव बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं? उसका ग्राउंड फ्लोर, फिर क्या बनाते हैं? फर्स्ट फ्लोर। मान लो कि आपको 10 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो आप क्या करोगे? ग्राउंड बना दोगे, फर्स्ट बना दोगे, सेकंड बना दोगे, और बीच वाले छोड़ के सीधा टॉप स्टोरी बना दोगे। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता। क्या करते हैं? लेवल वाइज हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे फ्लोर क्या करते हैं? कंप्लीट। क्या कभी ऐसा होता है क्या आपने फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है वो कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट फ्लोर जो है वो आधा बना के छोड़ दिया और फिर सेकंड फ्लोर बना दिया? ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं सर। तो सेम चीज ये है, ये क्या कहता है कि जब आप लोग है ना किसी भी पर्टिकुलर शेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो पहले क्या करो? लोअर एनर्जी के शेल को फुलफिल कर दो। आफ्टर दिस जब वो कंप्लीट फिल हो जाए तो आप लोग उससे हायर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाओ। एकदम सिंपल सा है भाई। जैसे ग्राउंड फ्लोर है, आप लोग एनर्जी कैसे देखोगे? तो चलो हम अर्थ सरफेस से चलते हैं,
ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे तुम खड़े हो, ग्राउंड फ्लोर से जंप करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ होएगा क्या तुम्हें? नहीं होएगा। अपन कह रहे हैं कि आप लोग है ना, अब फर्स्ट फ्लोर पे हम बैठे हैं, यहां से जंप करो, कुछ कुछ होएगा, कुछ कुछ होएगा, ज्यादा तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन कुछ कुछ होएगा। हो सकता है तुम्हारी टंगड़ी टूट जाए, अगर मुंडी टिके तो मुंडी फूट जाए, ऐसा पॉसिबल है। और अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम 10th स्टोरी से क्या करो, जंप करो, तो तुम्हारी लैंडिंग होएगी, लेकिन धरती पर पहुंचने से पहले पहले तुम सेफ रहोगे और पहुंचने के बाद बिखर जाओगे। मुंडी अलग से उठाएंगे, टंगड़ी अलग से उठाएंगे, हाथ अलग से उठा के लाएंगे, होता कि नहीं होता? तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? आप लोग जैसे ही एकदम से ऊपर शिफ्ट हो जाओगे और वहां से तुम जंप करोगे, तो तुम्हारे अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या है? बहुत ज्यादा। और तुम नीचे आओगे तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और तुम्हारी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और तुम क्या हो जाओगे? नीचे आके जब कोलाइड करोगे तो क्या हो जाओगे बेटा? बिखर जाओगे। बात पल्ले पड़ गई। यही काम अगर हम लोग है ना किसी कीड़े मकोड़े के साथ करें तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स ही नहीं लगता। और आप लोग एक और बात जानते हो, अरे ऊपर से कीड़ा छोड़ो, जानते हो ना, चिंटी छोड़ो, चिंटी आएगी तो लहराती हुई आएगी और नीचे आके आराम से सेफ लैंडिंग कर लेगी, कुछ बिगड़ेगा उसका? नहीं। वही काम मैं आपके साथ करूं, आपको ऐसे छोड़ूं ऊपर से, तो आप बिखर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप पर जो फोर्स लग रहा है उसका अमाउंट क्या है? ज्यादा। आप लोग ये देखो कि सर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपके इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, तुम्हारा जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। सही बात है क्या ये? तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। हाँ, बढ़ते जाओ। अबे मूर्खों, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, पूरी बात पकड़ा करो। न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तुम पे कम हुआ है, तो तुम्हारे अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। बात पल्ले पड़ गई क्या? हाँ या ना? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो आओ, अब अपन क्या कहते हैं कि सर इसमें अगर आपको बताना हो तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर शेल है, उसके ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे या किसी एटम में तुम जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आपके जो शेल्स हैं उन शेल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करोगे? फिल करोगे। स्टार्ट कहां से करोगे? फ्रॉम लोअर एनर्जी। जब वो कंप्लीट फिल हो जाएगा तो हायर एनर्जी पर क्या करते जाओ? मूव ऑन करते जाओ। बात पल्ले पड़ गई। एकदम सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसके लिए आप लोगों ने ना छोटी क्लासेज में वो डब्बे और गोले बनाए होंगे, याद है क्या सबको? अपन क्या करते हैं, वो गोले बनाते हैं, तीर चलाते हैं, तो वो मैं एक बार बना देता हूं, ठीक है? इसको यूज कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर? ये हमारे लिए क्या है? यूजलेस है। ठीक है, बता इसलिए रहा हूं कि कई नए बच्चे भी बैठे हैं और हो सकता है आपको तो पहले से सबको भी आता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर फर्स्ट शेल में क्या होता है? 1s, सेकंड में क्या होता है? 2s और 2p, थर्ड शेल में क्या क्या आ जाता है? 3s, 3p, 3d, फोर्थ शेल में क्या आ जाता है? 4s, 4p, 4d और 4f। क्लियर है? अगर मैं फिफ्थ शेल की बात करता हूं बच्चे, तो क्या आ जाता है? 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। जी की हमें बात नहीं करनी क्योंकि हमारे आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है। अगर मैं सिक्स्थ सेल में चला जाऊं तो 6s, 6p, यहां पर क्या आ जाता है? 6d और यहां पर क्या आ जाता है? 6f। ऐसे ही तुम लोग और आगे चलते हैं। अब अपन क्या कह रहे हैं कि सर जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। सबसे कम होगी तो हम लोग जो है अपना कार्यक्रम स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? ये एरो की डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा एनर्जी का लेवल मिलता जाएगा। अपन क्या कहते हैं कि सर आप लोगों के पास जो एनर्जी आती है वो एनर्जी क्या आती जाती है? तो अपन लोग क्या बोलते हैं? इस मैनर में आती जाती है। ये फर्स्ट एरो है तो सेकंड एरो का स्टार्टिंग पॉइंट यहां आ जाएगा। ये सेकंड एरो का एंड पॉइंट है तो थर्ड एरो का स्टार्टिंग पॉइंट यहां आ जाएगा। और इस टाइप से तुम लोग क्या करते हो? एनर्जी को एक्सप्लेन करते हो। सिंपल है, एकदम से वाहियात सी बात है जो आप लोगों को बचपन से सिखाई जाती है। अपने से बोले कि सर यहां पर सबसे लोअर एनर्जी पर कौन प्रेजेंट है? तो अपन क्या बोल देंगे? 1s। करेक्ट है। इससे हायर एनर्जी पर कौन प्रेजेंट है? तो अपन क्या बोल देंगे? 2s। इससे हायर एनर्जी पर कौन है? 2p। उससे हायर एनर्जी पर कौन है? 3s। उससे हायर एनर्जी पर कौन है? आपका 4s। और उससे भी ज्यादा अगर मैं आगे जाना चाहूं तो कौन आ जाता है? आपका 3d, उसके बाद 4p और उसके बाद कौन आ जाएगा? 5s। और आप लोग आगे तक जा सकते हैं। बात पल्ले पड़ गई। ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर किसका आ जाता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये आप लोगों की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाता है जो एकदम से नॉर्मल सी बात होती है। अब देखो सर इस रूल के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है? अपन क्या कह रहे हैं कि यार अगर हमें मान लो कि हायर लेवल पे ले जाए, वो 7th, 8th, 9th, 10th पीरियड पर ले जाए और अपने को बोले कि बताओ सर यहां पर एनर्जी का ऑर्डर क्या है,
तो भैया एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग ऐसे गोले बना के चेक करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफाइड एडवांस फॉर्म यूज करते हैं, जिसको आप लोग नेम देते हो n+l। क्लियर है? तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन में इसका कोई रोल नहीं है। बट लिख लो इसको, क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा हमसे कि ये है क्या। लिखो सर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, electrons are filled in various orbitals. Electrons are filled in various orbitals of a shell in increasing order of their energies. In increasing order of their energies, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। क्लियर है? एकदम से वाहियात सा और फुद्दू सा रूल है, फटाक से इसको बना लो, नॉर्मल सी बात है, बस ये दिखाने के लिए। हाँ सर, 3s के बाद ओहो 3p छोड़ दिया, धन्यवाद सर। 3s के बाद 3p रह गया, ये लो सर, 3s, ये 3p और ये 4s। बहुत बढ़िया हरीश, ठीक है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, इसका मैं कोई यूज नहीं करूंगा, तुम खुद ही देख लोगे कि सर इसके यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन n+l रूल की बात करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि आपके नीट में उस पर एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन भी आया हुआ है, बात करेंगे अपन उसकी भी। हो गया, एकदम नॉर्मल है, कोई ज्यादा आपसे इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। चलो सर, ये आपका आपबो खत्म। बस आपबो में ये ध्यान रखना है कि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। बस इतना सा अगर तुम समझ जाओगे तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता और हम लोग जिससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो कौन सा है, n+l। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चे, नंबर 3, n+l रूल। अब ना मैं वापिस से एक बार क्वांटम नंबर पे जाना पसंद करूंगा, क्यों वो सुनो। एक बात बताओ, आप लोग क्या कहते हो कि यार सर प्रिंसिपल एंड लॉ में क्या डिफरेंस है? ओ माय गॉड बेटा, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और लॉ का मतलब होता है नियम। हाँ हाँ भाई, प्रिंसिपल और लॉ में कोई डिफरेंस होता है क्या? प्रिंसिपल और लॉ में कोई डिफरेंस होता है क्या? एसएसटी के हिसाब से हो सकता है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हर कोई दे सकता है। चलो एक बात करते हैं, चलो एक छोटी सी बात कौन सर, हिंदी मीनिंग पता है, चलो ठीक है, एक छोटी सी बात सुनो। आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है क्या? पढ़ी है। फिजिकल केमिस्ट्री में है ना बहुत सारे बातें आती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास प्रिंसिपल नहीं आते, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के पास क्या आते हैं, लॉज आते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो हेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। इनऑर्गेनिक में जब भी बात करते हैं हम लोग कभी लॉ की बात नहीं करते, हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल की। अब सुनना क्या होता है, अपन क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास जो भी चीजें हैं, जैसे एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे ये ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड है।
ये ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड है और सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ गई? अरे हाँ या ना? ये चीज जो होती है, अगर इसको तुम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में लेके आते हो तो ये क्या बन जाती है, प्रिंसिपल। बात पल्ले पड़ गई? दूसरा क्या होता है, लो। लो का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी एक सीरीज पकड़ ली, मान लो कि आपने कोई गैसेज की सीरीज पकड़ ली, आपने उन गैसेज पे एक्सपेरिमेंट किया। तुम सारी गैसेज पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर गैस को पकड़ा। उस पर्टिकुलर गैस को पकड़ के आप लोगों ने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि सर ये गैस जो है वो इस टाइप से बिहेव कर रही है। बाकी गैसेज जो हैं उसके पाथ को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो वहां पे जो स्टेटमेंट जो है अगर वो प्रूव हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, लो बन जाता है। उसको फॉलो करना हो भी सकता है कि करे और हो भी सकता है कि ना करे, सिंपल सी बात होती है। यहां पे जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करना क्या होता है, मस्ट होता है। यानी कि मोर देन 99% पर क्या होता है, प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लेकिन लो जो है वो हर जगह पर अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं। ये एक सिंपल सा बेटा इसमें डिफरेंस होता है। क्लियर है? ये सिंपल सी कहानी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं किस पर, क्लियर है बेटा? प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि मैक्सिमम चीजों पर वो बात क्या होगी, अप्लाई। मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चल सकते हो कि यूनिवर्सल बातें हैं वो, ठीक है। लेकिन लो जो होता है वो फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी, वो वहां पर अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी, वो होता है एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए। सिंपल सी कहानी। चलो आगे बात करते हैं N+L रूल की। अब सुनना बेटा, ये रूल हमसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना। हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की। एक चीज बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों को एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है, सही है क्या? किसकी एनर्जी देता है, शेल की। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हमें एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है, बट किसकी एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल की। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, इन दोनों को साइड करो। क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी की एनर्जी के बारे में बताता है क्या? नहीं बताता। क्या स्पिन क्वांटम नंबर किसी एनर्जी के बारे में बताता है क्या? नहीं सर। इन दोनों को साइड कर दो। एनर्जी की इंफॉर्मेशन दो ही क्वांटम नंबर देते हैं, वो कौन कौन से हैं, N और L। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तो आप किसी का भी एनर्जी ऑर्डर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? अब आओ, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं किसकी, सब शेल की। ध्यान से सुनना और बात को समझना। मैं ये कह रहा हूं कि सर मेरे पास है ना कुछ सब शेल्स है, कुछ सब शेल्स है। कौन कौन से हैं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सर फर्स्ट सब शेल आता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद हम ले लेते हैं 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d। इतना ही स्पेस है, इतना ही लेंगे, ठीक है। अब देखो सर, अगर आप किसी भी सबशेल को देखते हो तो आप लोग वहां से दो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बता सकते हो। वो कौन कौन से हैं, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड वैल्यू ऑफ एजीमुथल। करेक्ट है ना? ये बताओ कि सर इनको अगर मैं देखूं तो क्या मैं प्रिंसिपल का वैल्यू बता सकता हूं क्या? यस सर। नंबर 1, इसका 2, इसका भी 2, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4 और इसका भी 4। कैसे पता चला? तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो डिजिट है वही क्या है, प्रिंसिपल है। बात आती है एजीमुथल की, तो सर ये जो यहां पर हमने लेटर लिखा है, ये लेटर क्या है, आपके एजीमुथल का नोटेशन है। एजीमुथल है तो अपन क्या कहते हैं कि सर एस के लिए एजीमुथल कितना होता है, 0। एस के लिए 0, पी के लिए 1, एस के लिए अगेन 0, पी के लिए 1, डी के लिए कितना होता है 2 और एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए कितना होता है, डी के लिए कितना होता है 2। क्लियर है? अब देखो सर, हम लोग यहां पर क्या करते हैं और N+L रूल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है वो सुनना। वो कहता है कि सर आप ना दोनों एनर्जी लेवल का जो है वो सम कर लो। ध्यान से सुनना, क्या बोला, दोनों एनर्जी लेवल का सम कर लो। सम करोगे तो ये कितना आएगा बेटे, 1, ये कितना आएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये भी कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6। ये सम आ गया। अब देखो सर, यहां पे वो क्या बोलता है कि सर आप ना एक सिंपल ट्रेंड फॉलो करोगे। क्या? वो ये है कि सर जिस भी सबशेल के लिए N+L जो है वो लोअर है। ध्यान से सुनना, N+L यानी कि दोनों एनर्जी लेवल जो है उनका सम जो है वो क्या है, लोअर वैल्यू है। तो ऐसे सबशेल का एनर्जी भी क्या होता है, लोअर। सिंपल है एकदम से। और दूसरी बात क्या बोलता है कि अगर N+L का वैल्यू हाइयर है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हाइयर। सिंपल है क्या? तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि N+L का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा तो आप लोगों की एनर्जी भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। एकदम सिंपल है। तो अपन यहां पर इसके लिए दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ N+L, वैल्यू लिख लेते हैं कि सर वैल्यू ऑफ N+L,
क्या है, इज लोअर। तो अपन क्या बोल देंगे कि ऐसे केस में एनर्जी ऑफ दैट सबशेल, एनर्जी ऑफ दैट सबशेल ऑल्सो लोअर। सिंपल है। सेकंड थिंग आप क्या बोल सकते हो कि सर इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज हायर, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर एनर्जी ऑफ दैट सबशेल ऑल्सो हायर। एकदम सिंपल और खुद सी बात, सही है। चलो तो अपन यहां पर बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे लोअर वैल्यू किसके लिए मिल रहा है, 1s के लिए। तो सर सबसे लोअर एनर्जी भी किसका है, 1s का। उससे हायर एनर्जी वैल्यू कौन दे रहा है, ये वाला। तो इससे ज्यादा एनर्जी किसका हो गया, इसका। एकदम नॉर्मल बात। और आगे बढ़ते हैं। फिर देखो सर जैसे ही हम लोग आगे मूव किए तो हमें क्या मिल जाता है, ये वैल्यू मिल गया। अपन कह रहे हैं कि सर इन दोनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम। तो अपन कहते हैं कि सेम एनर्जी तो डिफरेंट सबसेल का पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे केस में जब आपके पास क्या हो, 2 और मोर देन 2 सबसेल के लिए सेम एनर्जी लेवल यानी कि सेम n प्लस एल मिलता है, तो आप लोग क्या करोगे, किसके पास जाओगे, प्रिंसिपल के पास जाओगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर ही कौन है, प्रिंसिपल। तो अपन कहते हैं कि सर जिसके प्रिंसिपल का वैल्यू लोअर होगा उसका ऑब्वियसली एनर्जी भी क्या होगा, लोअर। और जिसके प्रिंसिपल का वैल्यू हायर है उसका एनर्जी क्या होगा, हायर। तो अपन क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के लिए n प्लस एल सेम है। तो तुम गए किसके पास, प्रिंसिपल के पास। 2 और 3 में से लोअर वैल्यू कौन सा है, 3। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये आएगा और सेकंड प्रायोरिटी पर ये आएगा। सिंपल है। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर अब देखो यहां पर एनर्जी किसका आ जाएगा, 2p का, और अब एनर्जी किसका आ जाएगा, 3s का। करेक्ट है, ये कहानी निपट गई। अब देखो सर एक काम करते हैं, यहां से 3d को हटा देते हैं, नीचे ले आते हैं और 4s को ऊपर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी में क्या है, थोड़ा सा पंगा आएगा। तो अपन ने क्या बोला कि सर ऐसे किया तो आपके सारे वैल्यूज जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, चेंज। तो सुनना सर, ये आया 404 और ये कितना आया मेरे बच्चे, 325। करेक्ट है। आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर इन दोनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या है, सेम। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर किसको लेके जाओगे, जिसका n क्या है, लोअर। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर और ये क्या आ गया बेटा, सेकंड प्रायोरिटी पर। क्लियर है। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ऐसे केस में पहले कौन आ जाएगा, आपका 3s 3p और उसके बाद कौन आ जाएगा, 4s। करेक्ट है कंडीशन। फिर और नीचे चल लो तो क्या आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर बना सकते हो क्या, बिल्कुल। इन दोनों के लिए सेम है तो हम लोग डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल को देखा तो इसका प्रिंसिपल क्या है, लोअर। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर है और ये कौन सी प्रायोरिटी पर है बेटा, सेकंड प्रायोरिटी पर। सिंपल है क्या, एकदम से नॉर्मल सी बात है। तो अपन क्या बोलेंगे कि दो बातें तो ये हो जाती है। तीसरी बात क्या निकलेगी कि 2 और मोर देन 2 सबशेल जो हैं अगर उनके लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम है तो आप लोग किसके पास जाओगे, प्रिंसिपल के पास। जिसका प्रिंसिपल लोअर है उसका एनर्जी भी क्या है, लोअर। और जिसका प्रिंसिपल हायर है उसका एनर्जी भी क्या है, हायर। सिंपल है, एकदम से नॉर्मल बात है। तो चलो लिखना स्टार्ट करो। देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्लियर है। ये दोनों बातें लिखो कि ये रूल हमसे क्या कहता है। देखो इन रूल्स में कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा जो गंद मचाता है वो हंस रूल है। बाकी सब के सब क्या है, एकदम से नॉर्मल और आपके पड़े हुए हैं। दोनों बातें लिखो और उसके बाद एक और बात लिख देंगे हम। लिखने का काम थोड़ा सा जल्दी होगी। दोनों बातें कन्याओं, हो गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लिखो इफ 2 और मोर देन 2 subshells, if 2 or more than 2 subshells have same value, if 2 or more than 2 subshells have same value of n plus l, then subshell which have lower value of a principal quantum number
then subshell which have lower value of a principal quantum number comma having lower energy, सिंपल है, नॉर्मल सी बात है। अब फटाफट से इसको बना दो। तो तुम्हें एनर्जी लेवल का जो है आइडिया हो चुका है, नोट करें फटाफट। भाटी साहब लिखें भाई, क्या कर रहे हो तुम ऐसे? लिखिए। फिर बात करते हैं आप लोगों के नीट वाले क्वेश्चन की, कि नीट ने जो क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था। थोड़ा सा जल्दी लिख दें। सिंपल रूल है, सिंपल बातें हैं। सबसेल देखो, n+l देखो, जिसका n+l लोअर उसका एनर्जी लोअर, जिसका n+l हायर उसका एनर्जी भी हायर। और 2 और मोर देन 2 सबसेल अगर सेम वैल्यू रख रहे हैं n+l का, तो चुपचाप चले जाओ प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल आपको बता देगा कि आपका एनर्जी जो है वो किसका लोअर है, किसका हायर है। बनाएं फटाफट, फिर जो है आपको अगली बात पे लेके चलते हैं। हो गया? चलो अब एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि बड़े अजीबोगरीब से टॉपिक है और तुम्हारे पहले से पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, तो मेरे को भी पढ़ाने में बड़ा अजीब सा लग रहा है इसको, बट अपन जो है इसके जब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सारी चीजें जो है उलट पुलट हो जाएगी। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, question is which of the following order of energies of subshell, which of the following order of energies of subshell is correct for titanium। ये क्वेश्चन था फॉर टाइटेनियम। यू नो टाइटेनियम 3D सीरीज का सेकंड मेंबर स्कैंडियम टाइटेनियम, करेक्ट है, एटॉमिक नंबर 22 है ना। और ये उसके लिए मेरे बच्चे बोल रहा है 3s 3p 3d 4s। सेकंड ऑप्शन वो बोल रहा है 3s 3p 4s 3d। ठीक है, दो ही ऑप्शन देता हूं, डायरेक्ट 50-50 है। विच ऑफ द फॉलोइंग, दो ही ऑप्शन है आपके पास, दो ही चॉइसेज है। जितनी कम चॉइसेज उतना ज्यादा रिस्क। तो यहां पे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो डायरेक्ट 50% है। सेकंड, एक आंसर आया है सेकंड। एनर्जी ऑर्डर अभी आपको पढ़ाएं। सेकंड क्यों? सेकंड श्योर हो, पक्का मालूम? एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बच्चों की तरह लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या लिखूं 4s2 फिर 3d2। पक्का क्या? यही होता है ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो एक काम करो, इसको अपन है ना एकदम से हटा देते हैं, कचरा कर देते हैं इसका। ये आपका ऑर्गन 4s2 3d2, ठीक है, सिंपल, एकदम बच्चों की तरह चलते हैं। एक काम करो यार, टाइटेनियम 2+ बनाओ। एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम रिमेन्स 22 एंड चार्ज ऑन टाइटेनियम इज 2+। कॉन्फ़िगरेशन, चलो कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहां से करूं? फोरेस से, श्योर हो ना? पलटोगे तो नहीं? ठीक है, तुमने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दो, कहां से? फोरेस। चलो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होता है? जिसका एनर्जी लोअर होता है। एम आई राइट? ठीक है,
ये बताओ कि जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है उसका एनर्जी लोअर होता है, सही बात है, और जो न्यूक्लियस से दूर होता है, फार फ्रॉम न्यूक्लियस, इट मींस हायर एनर्जी। चलो इतनी बात भी आपको पता है। अब ये बताओ कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है तो मैं सबसे पहले किसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करूंगा? किसके पास में? आर यू क्रेजी? हाँ बेटा, यस, आउटर मोस्ट शेल से। अरे मूर्खों, एक बात बताओ, यहां पे तुम बैठे हो, ठीक है, यहां से कोई पहलवान एंटर करता है और उसको किसी को पीटना है, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? जो इधर से सबसे पास में है, हाँ या ना? अपन क्या कह रहे हैं कि तुम एटम को जब देखने जाते हो तो एटम को तुम सबसे पहले क्या देखते हो? आउटर मोस्ट शेल। ऐसे समझा रहा हूं, नॉर्मल समझ रहे हो ना? सबसे पहले क्या देखोगे? जो सबसे बाहर है उसी में से तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम जाओगे और सीधा न्यूक्लियस के जो पास है उसमें से इलेक्ट्रॉन ला मेरे को दे दे, ऐसा होएगा क्या? नहीं। अपन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले वो विड्रॉ होता है जो न्यूक्लियस से सबसे लूजली बॉन्डेड होता है, और न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड वो होता है जो सबसे बाहर होता है। तुमने पहले फिल भी 4s में किया और तुमने निकाला भी 4s से, क्यों भाई? फिल किया 4s में क्योंकि 4s का एनर्जी लोअर था 3d से। अब तुम विड्रॉ कर रहे हो 4s से, इसका मतलब 4s का एनर्जी 3d से ज्यादा है, तभी तो कर रहे हो। क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नीट में आ रखा है। कुछ कहोगे इसके बारे में? कोऑर्डिनेशन में बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए होंगे तुमने डी के, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन की बात करो तो देख लो क्या है, कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट और सेकंड? चलो कोई बात नहीं। चलो अपन क्या कहते हैं कि n+l रूल जो होता है, ध्यान से सुनना, n+l रूल जो होता है वो है क्या, ये हमें पता है, बट वो अप्लाई किसके लिए होता है? वैकेंट ऑर्बिटल्स के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है? वैकेंट ऑर्बिटल्स के लिए अप्लाई होता है। फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए n+l रूल अप्लाई नहीं होता। पहली बात क्लियर है? तुम लिखते हो कि फॉर एनी एटम, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, बात पल्ले पड़ गई, खाली ऑर्बिटल हैं उनके लिए अप्लाई करते हो। तो सुन लो, इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो इसका एनर्जी लोअर होता है, सारी चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुन। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जब ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं तो इसका एनर्जी लेवल क्या होता है? लोअर होता है। बट इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद इसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है और ये आगे चला जाता है और ये एनर्जी में पीछे आ जाता है। एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है किस पर? तो अपन क्या कहते हैं कि ये डिपेंड करता है इनके एक्सचेंज एनर्जी पर, इनके पेयरिंग एनर्जी पर और कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स पर। तीन चीजों पर क्या करता है? डिपेंड करता है। कैसे करेगा उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये बात तो हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई कि सर जब इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हम n+l की बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना होता है तो n+l वहां कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान से सुन लो, अपन क्या कहते हैं कि फॉर वैकेंट ऑर्बिटल्स, जो मैं लिख रहा हूं वो सुनना, फॉर वैकेंट ऑर्बिटल्स, जब आपके ऑर्बिटल वैकेंट हैं तो ऐसे केस में क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि एनर्जी ऑफ 4s एंड एनर्जी ऑफ 3d, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? इसकी। बात पहले पड़ गई कब? जब तुम वैकेंट ऑर्बिटल की बात कर रहे हो। इसका मतलब एक तरीके से ये बात सही हो गई, ठीक है? दूसरी बात सुनना, अपन कह रहे हैं कि फॉर फील्ड ऑर्बिटल्स, फॉर फील्ड ऑर्बिटल्स, तुम इलेक्ट्रॉन को फिल कर चुके हो, ऑर्बिटल को फिल कर चुके हो, ऐसे केस में एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? चेंज। एनर्जी ऑफ 4s और एनर्जी ऑफ 3d अगर दोनों की बात की जाती है तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर एनर्जी ऑफ 4s क्या हो जाता है? ज्यादा। बात पल्ले पड़ गई?
क्यों हो जाता है? सुनो, अपन क्या कहते हैं कि जब तक मैं एक्सचेंज एनर्जी नहीं बताऊंगा पूरी बात पल्ले नहीं पड़ पाएगी, तो आपको जो है वो थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा जब तक क्या नहीं आ जाता, एक्सचेंज एनर्जी आ नहीं जाता। बात पल्ले पड़ गई, एक बार के लिए तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब ये बताओ कि आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा है टाइटेनियम। टाइटेनियम पूछा है तो मेरे बच्चों एक बात बताओ कि ऑर्बिटल वैकेंट है या फील्ड है? फील्ड है। ऑर्बिटल फील्ड है तो तुम किसके पास जाओगे? इसके पास जाओगे, n+l के पास नहीं जाओगे। तो आंसर कौन सा है इसका? आंसर कौन सा है? फर्स्ट। बात पल्ले पड़ गई, क्लियर है? तो पहला पॉइंट लिखो नोट लगा के, देखो n+l रूल, n+l रूल इज एप्लीकेबल, n+l रूल इज एप्लीकेबल only for vacant orbitals, only for vacant orbitals, only for vacant orbitals। ये याद रखना, बड़े काम की चीज, बड़े काम की चीज है। हो गया? चले, सिंपल है। तो बात पहले पड़ गई ना कि कौन सा रूल जो है वो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस दे के जाता है। तो ये बात हमारी क्या हो जाती है, यहां पर क्लियर हो जाती है। हो गया क्लियर? चले अगला पॉइंट सुनना भाई, ये तो बात हुई इसकी। अब तुम्हें शायद पता चल गया होगा कि तुम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से क्यों निकालते हो, क्यों निकालते हो, हमें ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आइडिया हो गया। बिकॉज वहां पर उनके एनर्जी लेवल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और चेंज का रीजन 3 होते हैं, पेयरिंग एनर्जी, जो है एक्सचेंज एनर्जी और कूलम्बिक रिपल्सन। तीनों की मैं बात करूंगा, बट जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनके क्या करते हैं, टाइप्स की बात। देखो सर ध्यान से सुनना, आप लोगों को ना आपका बोर याद होगा, नील्स बोर। नील्स बोर के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, जितने भी उसने बातें बताई हैं, सब किसके बारे में बताई है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बात पहले पड़ गई। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यूज करने के पीछे उसका एक बहुत बड़ा मोटिव था, वो भी अभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब सुनो भैया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तुम क्या क्या ले सकते हो? तो भैया सीधी सी बात है, तुम हाइड्रोजन ले सकते हो, तुम He+ ले सकते हो, तुम Li2+ ले सकते हो, तुम Be3+ ले सकते हो, तुम B4+ ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है। याद आया क्या कि सर बोर का जो रूल है, बोर का जो कॉन्सेप्ट है, वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है ना? वो क्यों है, सुनना। एक बात बताओ कि किसी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक सिस्टम है जिसमें क्या है, मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन रिपल्सन लगता है क्या? अरे हाँ या ना? सुनना, मेरे पास क्या है मेरे बच्चे, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, करेक्ट है क्या? आप क्या कहते हो कि ये n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=4 है, करेक्ट है। चलो अब आ जाओ, इनमें आते हैं सब एनर्जी लेवल पे। बोलो भैया फर्स्ट शेल में कितने सब एनर्जी लेवल होते हैं? एक ही होता है। मैं सब एनर्जी लेवल को क्या कर देता हूं, ब्लू लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, हो गया। सर सेकंड में कितने एनर्जी लेवल बनते हैं? तो आप लोग क्या बोलते हो, 2 एनर्जी लेवल। याद आया, मैंने वर्ड बोला था स्पेक्ट्रल लाइंस, याद आ गया। अपन क्या कह रहे हैं कि सर थर्ड में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाएंगे? तो आप क्या बोल दोगे, 3। और फोर्थ में कितने बन जाते हैं? तो अपन क्या बोल देते हैं, 4। सही बात है। अब अपन क्या कहते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, ये क्या होते हैं सर, एकदम से पैक्ड होते हैं, एकदम से एक साथ बनते हैं, स्प्लिट नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि पहले शेल में तुम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड में कितने डाल सकते हो बच्चे? तो तुम क्या बोलते हो कि सर कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो हम क्या बोल देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है क्या? या 8 इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हो? 8। हम यहीं तक रुकते हैं। बोलो, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास है ना सर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन के अलावा और कुछ फील होगा क्या?
नहीं होगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि सर मेरे पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के खुद के बीच में रिपल्सन लगेगा क्या? लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में खुद में रिपल्सन लगेगा, तो सुनना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और मेरे बच्चे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने क्या बोला 6 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वर्क करेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वर्क करेगा तो क्या ये दोनों जो है अब एडजेसेंट लेवल पे रह पाएंगे क्या? नहीं सर, क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो अपन क्या कह रहे हैं कि अब जो है इनका एनर्जी लेवल क्या नहीं हो सकता? सेम नहीं हो सकता। सेम नहीं हो सकता तो ये दोनों स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएंगी? स्प्लिट। सेम टू सेम यहां पर भी ये तीनों स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती हैं? स्प्लिट। और यहां पर ये चारों स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती हैं? स्प्लिट। जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा स्प्लिटिंग, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग उतना ज्यादा एनर्जी गेन। हाँ या ना? पक्का ना? चलो अगली बात सुनो। अभी हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ कि अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है? नहीं सर। क्या स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग होगा? नहीं सर। अगर स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग नहीं होगा तो सर ये जो सब एनर्जी लेवल है इनका एनर्जी क्या रहेगा? सेम। इन तीनों का एनर्जी क्या रहेगा? सेम। इन चारों का एनर्जी क्या रहेगा? सेम। तभी तो तुम बोर में n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3, 4 ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो ना? n इक्वल टू 1, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ कुछ? वो तुम क्यों करते हो? पता चल गया? अरे हाँ यार, क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टडी करता है और वहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या नहीं होता? स्प्लिटिंग नहीं होता। मतलब सब एनर्जी लेवल जो है वो एक ही एनर्जी लेवल पर होते हैं, स्प्लिट नहीं होते। बात पल्ले पड़ गई? अरे एक बात बताओ, एक तो होती है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब समझते हो ना? 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, ठीक है? वो कब तक रहते हैं? जब तक उनमें कोई झगड़ा नहीं हो, कोई रिपल्शन नहीं हो। जैसे ही उनमें झगड़ा रिपल्शन होता है, क्या होता है? जो जॉइंट फैमिली होती है वो एक गांव बना लेती है। अरे मान लो 3-4 पीढ़ियां रह रही है तो वो 10-12 घर में बढ़ जाते हैं। होते कि नहीं होते? सबका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। होता कि नहीं होता? प्यार मोहब्बत सब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। होता है ना? ये कब होता है? जब क्या लगता है? रिपल्शन। अगर मान लो कि वहां पे रिपल्शन की बजाय वहां पे उनमें अट्रैक्शन होता सब में, तो वो सब साथ रहते, एक ही एनर्जी लेवल पे रहते। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वहां पर क्या नहीं होता? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है तो क्या नहीं है? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग नहीं है तो सब एनर्जी लेवल यानी कि सब शेल्स वहां पे अलग अलग एनर्जी पे नहीं, सेम एनर्जी पे रहते हैं। तो अब ये बताओ कि n+l रूल जो है वो किस पर अप्लाई होता है? सब शेल्स पर। क्या यहाँ पे सब शेल्स अलग एनर्जी लेवल पे हैं क्या? नहीं है। तो क्या यहाँ पे n+l रूल अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। बात खत्म। n+l अप्लाई नहीं होगा मेरे बच्चे, तो क्या अप्लाई होगा? तो अपन कहते हैं कि सर ये अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी लेवल किसके अकॉर्डिंग देते हैं बच्चे? तो अपन क्या कह देते हैं कि n के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। n बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, n घटेगा एनर्जी घटेगा। सिंपल। अरे हाँ या ना? बात पल्ले पड़ गई? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है तो लिखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एग्जाम्पल छापो पहले तो, इसके स्टार्टिंग यहीं से करो। कॉन्सेप्ट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से मिला दो, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हो गया? एग्जाम्पल लिखो ताकि तुम आगे जाके परेशान ना करो और ना हो गया? इसमें लिखो, लिखो इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, in single electron system there is no electronic repulsion. There is no electronic repulsion. No electronic repulsion. It results no splitting. It results no splitting in between spectral lines. No splitting in between spectral lines oblique subcells of a shell. Clear? Simple. Next point. n+l rule is not applicable. n+l rule is not applicable. नेक्स्ट पॉइंट देखो, एनर्जी
energy of this system, energy of this system is given according to principal quantum number, is given according to principal quantum number, according to principal quantum number. क्लियर है? if n इंक्रीज करेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, अब सुनना सर, यहां से एक बहुत ही गजब की बात लेके आता हूं. देखना, अपन क्या कहते हैं कि सर आपके पास फर्स्ट शेल है, उसमें सब शेल कौन है, 1s. सेकंड शेल है, उसमें मेरे बच्चे कौन कौन है, 2s और 2p. थर्ड शेल में कौन है, 3s, 3p, 3d. फोर्थ शेल में मेरे बच्चे कौन कौन है, तो अपन क्या कहते हैं, 4s है, कौन है, 4p है, 4d है, और साथ में कौन है, 4f है. सही बात है. अब एक बात बताओ कि सर ये जो सब शेल है, क्या इनमें स्प्लिटिंग हुआ है क्या, नो स्प्लिटिंग. इट मींस एनर्जी क्या रहेगा, सेम. इन तीनों में स्प्लिटिंग हुआ, नो सर, एनर्जी क्या रहेगा, सेम. इन चारों में कुछ नहीं हुआ, एनर्जी क्या रहेगा, सेम. बात पल्ले पड़ गई. अब मैं आपसे ये पूछ लो कि सर एन का वैल्यू चेंज होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, चेंज. एन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अब सुनना अगली बात. अपन कहते हैं कि सर ये ऑर्डर किसका है मेरे बच्चे, तो अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी का ऑर्डर. किसके लिए है, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अब सुनो, एक छोटी सी बात सुनना बेटे. यहां पर ऑर्बिटल्स कितने हैं, एक ऑर्बिटल. सही बात है क्या. यहां पर ऑर्बिटल्स कितने हैं तो आप क्या बोलोगे, 4 ऑर्बिटल्स. यहां पे ऑर्बिटल्स कितने हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि सर 9 ऑर्बिटल्स. करेक्ट है क्या. यहां पे ऑर्बिटल्स कितने हैं तो आप क्या बोलोगे, सर 16 ऑर्बिटल्स. काउंट करके देख सकते हो, 1 3 5 7. अरे हाँ या ना, 7 और 5 12, 15 और 16. अब एक चीज देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना है क्या, डीजनरेसी. डीजनरेसी का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. उनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, डीजनरेसी. मेरे बच्चे एक बात बताओ कि इसकी डीजनरेसी कितनी आएगी, 1. इसकी डीजनरेसी 4, इसकी डीजनरेसी 9, इसका डीजनरेसी 16. सही बात है क्या. तो मैं यार ऐसा बोल दूं क्या कि डीजनरेसी ऑफ सच सिस्टम्स इज एन स्क्वायर. देखो देखें, फर्स्ट का 1, सेकंड का 4, थर्ड का 9, फोर्थ का 16. बात क्लियर है क्या. डीजनरेसी मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी. उसके लिए वर्ड क्या आता है, डीजनरेसी. इस पर एक बहुत गजब का क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी चर्चा करते हैं. नोट करो इसको. समझ गए ना, एकदम सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसका क्वेश्चन बैंक तुम्हें आज मिल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा डीपीपीज है वो भी आप लोगों को वो कल मिल जाएंगे, क्योंकि जब तक सारी चीजें नहीं बता सकता डीपीपी तुम हिला नहीं पाओगे. क्वेश्चन बैंक में तो फिर भी क्या है, 5 10 15 20 क्वेश्चन हो जाते हैं. जल्दी करो फिर अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं. ऑलमोस्ट हर साल इन पर क्वेश्चन आता ही है, जनरल केमिस्ट्री से हर साल आता है. बोलो क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अपना कंप्लीट है. ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ये लास्ट कंडीशन होती है जहां पर वो हमसे चर्चा कर सकता है. वो हमने आपको बता दी है. क्यों हुआ ऐसा वो भी आप लोगों को पल्ले पड़ गया होगा. इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं आता. ठीक है, अब सुनो. अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की. तो यार एक बात बताओ कि मल्टी वर्ड जहां भी आ गया इसका मतलब क्या होता है, more than one electron, multi electron system. More than one electron, it means electronic repulsion. Electronic repulsion, it means splitting in spectral lines of a cell. और स्पेक्ट्रल लाइन में अगर स्प्लिटिंग हो गया इट मींस आप लोग किसके पास जाओगे, n+l के पास जाओगे. बात पहले पड़ गई, सिंपल है, नॉर्मल बात है. तो चलो इसमें लिखो, ऐसा लिख दो.
मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, सीधे एरो डायग्राम बना दो, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रेजेंट, splitting occurs in spectral lines of a shell. ठीक है, तो यहां पे तुम क्या लिख दोगे, N+L एप्लीकेबल, N+L क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल, बात खत्म। ये होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है क्या, पक्का? तो चलो आ जाओ अपन क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन क्या आया हुआ है और क्या आ सकता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, करना आपको है क्वेश्चन, समझना तुम्हें है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, फटाफट से मार्क करें, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलेगा, पक्का? चलो देख लेना, ट्राई कर लेना कि क्या तुम उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हो। ठीक है, बस उसमें ये जो मैंने दोनों बातें बताई हैं, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, ये ही इंपॉर्टेंट है और यही जो है इसी पर बेस्ड हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज, लिखो लिखो, इफ degeneration of second excited state, if degeneration of second excited state of hydrogen atom, if degeneration of a second excited state of a hydrogen atom is 9, then find out degeneration of a second excited state, then find out degeneration of a second excited state of H minus आयोन। ये क्वेश्चन है, आराम से बुद्धि लगाओ, बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करो और क्वेश्चन का आंसर दो। अब समझ में आ रहा ना कि ये टॉपिक पढ़ने क्यों जरूरी होते हैं। कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है। दिमाग चलाओगे, पेन चलाओगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात। हाँ बेटा, तुम्हारे मेडिकल एग्जामिनेशन में आई हुई चीजें हैं, सब कुछ आ रखा बेटा। जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो ऑलरेडी या तो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, दोनों में से किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। वो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे हर जगह घूमते फिरते। हाँ बेटा, वेल 6 कैसे, रितु बता बेटा, क्वेश्चन कर बच्चे। हाँ दृष्टि बोलो बिटिया, कुमकुम बोलो, दोनों बोलो, जल्दी से बोलो लगे। अरे दिमाग, पेन चलाओगे जैसे कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन है क्या कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का काइनोडर्मेटा हो गया।
भाई अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन होता तो अपन ऐसे उंगलियों पे गिन लेते, प्रोटोजोआ, पोरिफेरस, लेंट्रेटा, जो भी है। बनाओ, देखिए जल्दी से बताओ मेरे को, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे जवाब का। बोला इंतजार ना करो तो ज्यादा बढ़िया नहीं है क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, आप लिखोगे मैं चेक करूंगा। बेटा आंसर बता दूंगा तो तू क्या करेगा? उल्टा चलेगा क्या? आंसर से बोलो कैसे आ रहा है, कैसे सेट हो रहा है, ऐसे नहीं आ रहा क्या? अप्रोक्स कुछ नहीं होता बे, बावड़ा है। यहाँ पे सब चीजें फ्रैक्शन में थोड़ी चलती है, यहाँ पे तो इंटीजर में चलता है भाई, 1 2 3 होता है यहाँ पे, डेसिमल का मतलब ही नहीं है। अप्रोक्स 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग है ना, पता नहीं क्या करते हो क्वेश्चन में, तुम जानो। एक चीज देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देखो। क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हें क्या होता है कि क्वेश्चन का तुम है ना, तुम सीधा है ना क्या पकड़ते हो, जहां एंड कर रहा है ना क्वेश्चन उसको पकड़ते हो, और तुम चाहते हो कि वो तुम्हें रिजल्ट दे दे। अरे वो तो उसने पूछा है, कैसे बता देगा वो जवाब तुम्हें? उसने क्वेश्चन में तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी है ना, उस इंफॉर्मेशन पे दिमाग लगाओ तो तुम्हें क्वेश्चन ऑटोमेटिक जवाब देगा कि जवाब क्या है। सुनो इधर देखो, टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। देखो सर, इसने बोला हाइड्रोजन एटम, जो इसने बोला सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूं। हाइड्रोजन एटम कैसा सिस्टम है रे? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये मेरे को पता है, ठीक है, अभी अभी पढ़ा है। और H माइनस जो है वो सिंगल है या मल्टी, तो अपन क्या बोलेंगे? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये दो बातें पता चल गई। बोलो भैया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है उसके लिए क्या n+l लगाओगे? नहीं लगाओगे। नहीं लगाओगे तो तुमने क्या बोला, क्या लगाओगे? तो अपन क्या बोलेंगे? आंसर क्या? 10। देखते हैं, देखो सर अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पे हमें क्या लगाना है? n बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, दैट्स इट, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये अपना न्यूक्लियस, ध्यान से सुन लेना रे, ये n=1, ये n=2, ये n=3, सही है क्या? इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का वो कहां है? यहां है। अगर मैं इसको n=1 से n=2 में ले जाऊं, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, मैं इसको n=1 से n=3 में ले जाऊं, 2 से 3 में नहीं जाएगा, कहां से? 1 से। इलेक्ट्रॉन कहां है? 1 में है। 1 से 3 में जाएगा तो इसका नाम क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट सेकंड। सही है क्या? क्वेश्चन क्या है? पहली लाइन पढ़ो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या यही होती है क्या कि इलेक्ट्रॉन 1 से कहा गया डायरेक्टली 3 में? सही है क्या इतना? अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे n का वैल्यू 3 होता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डीजनरेसी जो होती है वो n² होती है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये बोला है उसने क्वेश्चन में, सही है क्या? तुम्हें याद है मैंने जब तुम्हें कल एक्साइटेड स्टेट का डेफिनेशन लिखाया था तो मैंने ये बोला था, वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट। मैंने ऐसा नहीं बोला कि वन सेल टू अनदर सेल, मैंने एनर्जी स्टेट वर्ड इसीलिए यूज किया था, और मैंने कहा था कि बेटा कल हम इसको देखेंगे। आ जाओ भाई, यहां पे तुम कौन सा रूल अप्लाई करोगे रे? n+l रूल। क्यों करोगे? स्प्लिटिंग अकर्स, स्प्लिटिंग हो चुका है, स्प्लिटिंग हो चुका है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर तुम्हारे पास ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा कौन है? 1s, ये तुम्हारा कौन है? 1s। मेरे बच्चे ये जो है तुम्हारा n=1 और ये n=2। अब सुनना, n=2 में कौन कौन से एनर्जी लेवल होते हैं? 2s होता है, और कौन होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? 2p होता है। सही बात है। आगे मैं चलूं तो n= क्या आ जाएगा? 3, जहां पर तुम क्या क्या बना दोगे? 3s 3p 3d बना दोगे। सही बात है। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? H- के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर है। सही है। एक्साइटेशन कराओ सर। फर्स्ट एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाए,
वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, मतलब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन 1s से ट्रांजिशन करेगा कहां पर, 2s में। सही है क्या? चलो, मेरे को ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए। सेकंड का मतलब इसको मैं कवर कर चुका हूं, तो मेरे को कहां जाना पड़ेगा, यहां। हाँ या ना? ये क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इट मींस इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H- इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 2p। सही है क्या? इलेक्ट्रॉन अगर मेरे बच्चे 2p में गया तो 2p का डीजेनरेसी कितना होता है, 3। अब मूर्खों, तुम्हारे सामने 3 डब्बे बना के दिखाए मैंने, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा, 2p में, आंसर क्या आया, 3। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम? बता देना बेटा, अगर कहीं गुर्दों में दर्द हो तो अपन बात कर लेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इन एक्साइटेड स्टेट सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 2p सबशेल, 2p सबशेल। इट मींस डीजेनरेसी कितना हो जाएगा, 3। देख लो, कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो, मन में कोई विचार आया, मन में लड्डू फूटा, जो भी हो बोलो, बोलो बोलो मेरे बच्चों। बना लो सॉल्यूशन। सिंपल है ना? बोला सिंपल है। अरे बहुत सिंपल है यार। ये बताओ, मैंने कोई हाई लेवल का कॉन्सेप्ट लगाया क्या कहीं भी? नहीं लगाया ना। मैं तो क्या बता रहा हूं तुम्हें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। हाँ भाई, क्लियर है, पक्का? चलो, कल अपन बात करेंगे हंट्स रूल की और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। ठीक है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता, छोटी छोटी बातें पकड़ लो, अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलो, तो आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जाके घर पे लगाना। कल कुछ और बातें ऐड करके, अगर वो सारा कंप्लीट हो गया जितना मैं सोच रहा हूँ, तो आपको जो है वो डीपीपी भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो डीपीपी नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है, वो डीपीपी तब दिया जाएगा जब जितना उसको करने के लिए चाहिए वो सारा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो तुम उसमें फंसे रहोगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल।